अगर आप भी चाहते हैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, वो भी बहुत ही कम समय लगाकर, बहुत ही कम मेहनत करके, तो आपको भी पता होना चाहिए कि पूरी अंग्रेजी बस 24x5 का खेल है। पूरी अंग्रेजी बस 24x5 का खेल है। कैसे बड़े से बड़े स्पीकर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम समय लगाकर, बहुत ही कम मेहनत करके, स्मार्ट वर्क तरीके से। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, सिर्फ हार्ड वर्क से काम चलने वाला नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क की जरूरत पड़ेगी। और स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, तो ये 24x5 के तरीके से किया जाता है। कैसे बड़े से बड़े लोग भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। और मैं जब आपको इस वीडियो में 24x5 को समझाऊंगा ना, तो आपकी जो है ना ये दिमाग की बत्ती टोटली खुल जाने वाली है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी समझ में ना आए तुरंत कॉमेंट में जाके लिख दीजिए कि भाई हमको ये बात समझ में नहीं आई है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि कल 1 तारीख है और 1 तारीख को हम लोग का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च होने वाला है। आप लोग प्री बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्री बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बस दिए गए नंबर पे कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है, मुझसे बात करना है। मैं डायरेक्टली आपसे खुद से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है और कैसे आपके लिए कोर्स हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए। तो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरी अंग्रेजी सिर्फ 24x5 का खेल है। तो भाई चलिए इस 24 और x5 को समझते हैं। सबसे पहली बात कि भाई इंटू जो लिखा हुआ है उसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको एक यूनिक पॉइंट समझाया जाए कि पूरी अंग्रेजी 24x5 का खेल, यानी कि 24 और 5 का खेल है, ठीक है। इसको समझते हैं। तो यहाँ पे 24 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। एक एक करके हर एक पॉइंट को समझाऊंगा और इतनी बारीकी तरीके से समझाऊंगा ना कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको लगेगा कि भाई वाकई में अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी को लिखना, अंग्रेजी को समझना, अंग्रेजी को पढ़ना और साथ में अंग्रेजी धारा पर अंग्रेजी बोलना आसान है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 24 को समझते हैं, ठीक है। देन आफ्टर 25 को समझेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 24 लिखा हुआ है और हमने क्या किया कि 24 को 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला हमने भाग बांटा है किसका, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे HV लिखा हुआ है, तो HV, H का मतलब हुआ हेल्पिंग और V का मतलब हो गया वर्ब, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन आफ्टर हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। HV यहाँ पे लिखा है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे 2। और फिर हमने यहाँ पे लिखा है मॉडल HV, यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये 3 भागों में हमने क्या किया कि 24 को बांटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 2 5 5 3 8 8 3 11 और 11 2 कितना हो गया 13, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि यहाँ तक हमारा टोटल क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें आपको यूनिक क्या बताने वाला हूं, समझिए। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 11 है। अब इसका यूज क्या है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा है ईच एम आर, ठीक है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई ईच एम आर का यूज कहाँ पे करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 तरीके से समझेंगे। समझिए कि सबसे पहले क्या होता है कि पहला चीज होता है नाम और दूसरा चीज होता है काम, ठीक है। तो आपने बोला कि मैं विद्यार्थी हूँ, तो यहाँ पे हो सकता है आई एम स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पे आप एम का यूज कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा और उसके बाद में आपको हर एक पॉइंट पर 1 by 1 करके आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। हर एक, यहाँ पे 24 लिखा है ना, 24 के 24 और इसमें भी मैं ऐड करूंगा दिस डैट को, दिस दोज को ऐड करूंगा, डिग्री को ऐड करूंगा, प्रपोजिशन को ऐड करूंगा, जेरंड को ऐड करूंगा, इंफिनिटिव्स का, यानी हर एक टॉपिक को मैं ऐड करूंगा इसी के साथ में, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पहली वीडियो ही बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है, ठीक। तो अब यहाँ पे समझिए कि पहला होता है नाम और दूसरा होता है काम। तो हमने यहाँ पे इसको मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे हमने पहले लिखा नाम और दूसरा हमने लिखा यहाँ पे काम। तो चलिए नाम को छोड़ते हैं, आज पहले काम को समझते हैं। तो अगर आप हमेशा से याद रखिए कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको ईच एम आर दिखाई देगा, तो ईच एम आर का मतलब सबसे पहला चीज तो समझ लीजिए ये होता क्या है, ये प्रेजेंट टेंस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। प्रेजेंट में जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, ईच एम आर का यूज करेंगे। अब उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में आपको ईच एम आर दिखाए, तो ईच एम आर क्या है, ये एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि भाई जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके साथ में हमेशा मेन वर्ब आता ही आता है। अगर आपने मेरी रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं देखी है तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को भी देखिएगा इसको देखने के बाद, ठीक है। आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम यहाँ पे बोले कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेले नहीं आता। सिंपल सी बात समझ लीजिए, ईच एम आर, ठीक है। ये अगर इसको देखा जाए कि जैसे आपने बोला यहाँ पे, चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बोला आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट।
अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे जो ये एम है क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आप तो यहाँ पे देख के बोल दीजिए कि जी सर ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है। ये क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब। एबी का मतलब हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमेशा याद रखिए, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है, क्यों? इसके पीछे भी रीजन। अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कोई नाउन आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है? नाउन। जैसे यहाँ पे आप अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? नाउन प्लस अदर वर्ब। ठीक है, तो अगर सब यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद यहाँ पे नाउन आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गया एम, और यहाँ पे क्या है कि ये नाउन है। ठीक है, स्टूडेंट क्या है? एक नाउन है। तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब आपका किस रूप में बदल जाता है? मेन वर्ब में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपने बोला कि आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, वी आर अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट, इस तरीके से बोला तो वहां पे इज आ गया, एम आ गया, आर जो आ गया ना, वो सब क्या है? वो सब एक ऑक्सिलरी वर्ब है। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जैसे नाउन आया तो वही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल गया? मेन वर्ब में बदल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये और उसके बाद हाँ, इसमें एक स्ट्रक्चर आप और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यहाँ पे आप बोलिएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या? मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर ये गलत हो गया। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आता है। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ये सब ऑक्सिलरी वर्ब, सिंपल से समझिए, ये सब जिसे आपने बोला कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? एचबी, ये एचबी है और ये एमबी है। ठीक है, मेन वर्ब ये एमबी है। तो जो एचबी होता है वही एमबी होता है, थोड़ा सा नेचर का डिफरेंस है, बस यही समझना है। तो आपने बोला कि सबसे पहले क्या आया? यहाँ पे इस वाले को समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आया, प्लस यहाँ पे नाउन आया, प्लस अदर वर्ड आया। तो अगर ये स्ट्रक्चर अगर आप फॉलो करेंगे तो यही ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद अगर नाउन आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब किस में बदल जाता है? मेन वर्ब में बदल जाता है, यानी कि एमबी में बदल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे बोल रहा है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं आता है। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है तो यही ऑक्सिलरी वर्ब आपका बन जाता है एचबी में, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब कभी भी नहीं आता है। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा नाउन आता है, और जब भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नाउन आता है तो वही ऑक्सिलरी वर्ब आपका बन जाता है मेन वर्ब। समझ में आ गया? यानी कि ये जो है, अगर इसके बाद में कोई नाउन आता है, जैसे आपने बोला इज एम आर प्लस नाउन, प्लस क्या बोला? नाउन, तो अब ये ऑक्सिलरी वर्ब आपका क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। आपने बोला वॉज वर्ब प्लस नाउन, तो ये वॉज वर्ब आपका क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। आपने बोला हैज एंड हैड प्लस नाउन, क्या बोला? नाउन, तो ये आपका हैज एंड क्या बन गया? नाउन बन गया, मेन वर्ब बन गया। समझ में आया? इस तरीके से। तो चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ तक थोड़ा सा बात आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, आगे इसको लेके चलते हैं। तो यही आपका, तो अब हमने क्या बोला कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब अकेले नहीं आता है, जब भी आता है तो मेन वर्ब के साथ में आता है। तो अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की चर्चा की है, इज एम आर। तो जब भी आपको इज एम आर दिखाई देगा तो उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है? मेन वर्ब को जोड़ना है। तो अब अगर आपके सामने आज के बाद से कभी भी इज एम आर आएगा बोलने के सेंटेंस में, या किसी भी एग्जाम में बैठे या किसी भी कहानी को पढ़ रहे हैं, जैसे इज एम आर आएगा और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब में वो होगा, ठीक है, ताकि दो सेंटेंस में दो ही चीज होता है। पहला क्या होता है? नाम, ठीक है, और दूसरा होता है काम। तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ सेंटेंस लिखा है तो वो नाम है या काम है, इतना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो इसके ऊपर भी बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर इस पे भी एक वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, तो हमने बोला कि जैसे आई एम ए स्टूडेंट, ये कोई नाम है ना, ये तो नाम है, ये तो कोई काम नहीं है। ठीक है, आपने बोला कि सीता एक अच्छी लड़की, समझ में आ रहा है? तो सीता इज ए गुड गर्ल, तो सीता के बारे में आपने बता दिया। मैं एक स्टूडेंट, तो मेरे बारे में बता दिया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अब हम बात करें किसकी? काम की। तो जब भी आपको इज एम आर के बाद कोई काम दिखाई देगा तो उस काम का जो है, कोई भी काम का 5 रूप होता है, यानी कि मेन वर्ब का 5 रूप होता है, V1, V2, V3, V4, V5। V1 जो होता है वो प्रेजेंट होता है, V2 पास्ट होता है, V3 परफेक्ट होता है, V4 कंटीन्यूअस होता है, V5 भी आपका प्रेजेंट ही होता है। V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, V5 आपका सिंगुलर होता है, V2 आपका पास्ट होता है, V3 आपका परफेक्ट जो काम हो चुका है, V4 आपका होता है कंटीन्यूअस। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आपके सामने इज एम आर दिखाई देगा तो आपको क्या लगाना है? हमेशा V4 लगाना है। क्या लगाना है? V4 लगाना है। जब भी इज एम आर आएगा, अगर उसके बाद कोई काम है तो वो वर्ब का चौथा रूप ही लेके आएगा। जब भी इज एम आर आता है तो अपने साथ में क्या लेके आता है? चौथा फॉर्म लेके आता है, वर्ब का 4th फॉर्म लेके आता है। ठीक है, जब भी वॉज वर्ब आएगा तो इज एम आर का मतलब प्रेजेंट हो गया और वॉज वर्ब का मतलब क्या हो गया?
पास्ट हो गया, ठीक है। तो वॉज वर्ब हमेशा अपने साथ में क्या लेके आएगा, B4 लेके आएगा, ठीक है। इज एम आर अपने साथ में क्या लेके आएगा, B4 लेके आएगा। ये प्रेजेंट में यूज होगा इज एम आर, और बिफोर वॉज वर्ब किस में होगा, पास्ट में यूज होगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पे, हैज हैव हैड पे, ठीक है। अब यहाँ पे हैज हैव हैड क्या है, तो या तो चाहे तो आप इसके साथ में नाउन लगा दीजिए, और नाउन यानी कि काम नाम की बात करेंगे तब। और अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे काम की बात करते हैं तो हैज हैव हैड के साथ में हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं जा चुका हूँ, समझ में आ रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको इतना बात समझ में, देखिए पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब भी ई एम आर आपके सामने आएगा तो आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, तो आपको वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है। हैज हैव हैड अगर आपके सामने आता है उस सेंटेंस में काम है, तो हमको जैसे आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, मैं पटना गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैं सो के उठ चुका हूँ, यानी कि कोई भी काम आपने फिनिश कर दिया है तो इसका मतलब क्या है, वो परफेक्ट टेंस होता है। और परफेक्ट में हमेशा कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, V3 होता है। तो हैज हैव हैड प्लस V3 यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस V3 जो होता है वो परफेक्ट टेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमको इतना समझना है कि ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ में जो मेन वर्ब आएगा वो कौन सा रूप आएगा। तो इज एम आर के साथ में कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आएगा। वॉज वर्ब के साथ में कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म आएगा। सिर्फ कंडीशन क्या है कि इज एम आर हमेशा प्रेजेंट में यूज होगा, वॉज वर्ब हमेशा पास्ट में यूज होगा। हैज हैव हैड के साथ में कौन सा फॉर्म लगाएंगे, V3 लगाएंगे। और अब यहाँ पे आ गया आपका डू डज डिड, ठीक है। तो अब इसके साथ में आप क्या बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कि ये तो ऑलरेडी V1 V2 V3 है, ये V1 है, ठीक है, ये आपका V5 है और ये आपका V2 है। जैसे आप यहीं पे बोल दीजिए, जैसे ये V1 है, ये क्या हो गया आपका डू हो गया, ठीक है। ये V2 आपका डिड हो गया, ठीक है। और ये V3 आपका कहाँ गया, ये V5 आपका डज हो गया, ठीक है। तो हमेशा अब इसके साथ में आप कौन सा फॉर्म लगाएंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि देखिए अब होता है क्या है कि डू का इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पे, तो जहाँ पे सवाल पूछा जाता है वहाँ पे। जैसे क्या आपने खाना खाया, डू यू ईट, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, ठीक है। तो सवाल पूछने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, डू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं डू का प्लूरल फॉर्म के लिए, और डज का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर फॉर्म के लिए प्रेजेंट में, और डिड का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पास्ट फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, ठीक है। तो हमेशा अब इसके बाद जैसे देखिए डू हमेशा या तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डू डज डिड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उसको समझिए, सीधा सिंपल सी बात है। या तो आप क्वेश्चन के लिए पूछेंगे, या तो आपका सेंटेंस अगर निगेटिव हुआ, क्या आपने खाना खाया, आपने खाना नहीं खाया, डू यू ईट, ठीक है, आई डोंट ईट, तो इस तरीके से। लेकिन जैसे सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा तो ये चीज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आई ईट, ठीक है। राम खाना खाता है, राम ईट्स, ठीक है। अब आपने बोला कि मैंने खाना खाया, आई डिड, ठीक है, आई डिड इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैंने खाना खाया, आई एट, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हो गया, ठीक। इस तरीके से तो जब भी डू डज का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, सवाल पूछने के लिए, या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो हम डू डज डिड का इस्तेमाल करते हैं। डू जो होता है V1 होता है, डज जो होता है V5 होता है, और डिड जो होता है वो V2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डियर और नीड की बात हो गई, तो डियर और नीड ये भी जो है आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से काम करते हैं, ठीक है। डियर का मतलब हाउ डियर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। नीड का मतलब आई नीड, आप मुझे एक कलम की जरूरत है। तो जब भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो वहां पे हम नीड का यूज करेंगे। जब भी आपको लगे कि भाई कहीं पे आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है, कोई आपके सामने कुछ मतलब आपसे ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाउ डियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस काम को करने की मेरे बिना परमिशन के, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डियर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे चलते हैं एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे, कि यहाँ पे लिखा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब का बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि भाई यहाँ पे तो कंडीशन है कि इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ में कौन सा फॉर्म लगाते हैं, चौथा फॉर्म। हैज हैव हैड के साथ में कौन सा फॉर्म लगाते हैं, V3 लगाते हैं, ठीक है। और डू डज डिड के साथ में अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कि आपका जो सेंटेंस है उसमें अगर मान लेते हैं कि सवाल पूछा जा रहा है, ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है, तो वहां पे हम इस तरीके से लगाएंगे, क्या प्लूरल के साथ में क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, सिंगुलर के साथ में डज लगाएंगे, किसमें प्रेजेंट, पास्ट में क्या लगा देंगे, सबके साथ डिड लगा देंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, तो इन तीनों को तो लगाना ही नहीं है, सीधे आपका मेन वर्ब में ही सीधा काम करना शुरू कर दे। जैसे मैं खाता हूँ, आई ईट, राम खाता है, राम ईट्स, ठीक है। राम ने खाना खाया, राम एट, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया। लेकिन अब यहाँ पे मॉडल वर्ब में क्या है कि जैसे सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, कैन कुड, ठीक है, कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट
हाउ टू यूज टू मस्ट, ठीक है। यहाँ पे नीड देयर नीड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कंडीशन था कि सबके साथ अलग अलग, लेकिन यहाँ पे मॉडल हेल्पिंग वर्ब में सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि आपको इन सभी के साथ में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, हाउ टू यूज टू मस्ट, और यहाँ पे डियर नीड को भी आप साथ में ले सकते हैं। इन सबके साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? फर्स्ट फॉर्म। आंख बंद करके यहाँ पे आपको V1 लगा देना है सबके साथ में। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, ठीक है। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। कैन का भी पास्ट क्या होता है? कुड होता है। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो, ठीक है। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, ठीक है। मैं दिल्ली जाऊंगा, यहाँ पे भी विल या शैल आप दोनों में से कोई लगा दीजिए। वुड इसी का पास्ट होता है। वर्षा हो सकती है, इट मे बी रेन, ठीक है। आप यहाँ पे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। माइट इसी का, जैसे जहाँ पे संभावना ज्यादा होती है वहाँ मे लगाते हैं, थोड़ी कम संभावना होती है तो माइट लगाते हैं। आउट टू यूज टू मस्ट, आप मान लेते हैं कि आपको ये काम जरूर ही करना चाहिए तो वहाँ पे मस्ट लगाते हैं। तो सिंपल सी बात, अभी हमको ये समझना है कि सबका वन बाय वन करके मैं आपको यूज और एग्जांपल के साथ में सारा चीज समझाऊंगा। इज एम आर का साथ में अलग एग्जांपल रहेगा, वर्ड का अलग, हैजेवर्ड का, डूडस्ट का, डियर नीड का अलग रहेगा, कैन, कुड, शैल, शुड, इन सभी का एग्जांपल्स मैं आपको वन बाय वन करके सब कुछ को समझाऊंगा। बट अभी हमारा सबसे मेन काम क्या है कि हम सिर्फ ये समझे कि अगर किसी सेंटेंस में आपको कैन, कुड, शैल, शुड इसमें से कहीं भी ये भी चीज दिखाई देगा, इसके साथ में हमेशा V1 ही आएगा। कहीं भी कहानी देखिएगा, कहीं भी पैराग्राफ देखिएगा, सेंटेंस देखिएगा, या कभी भी अंग्रेजी जब बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो अगर इसमें से कोई भी चीज दिखाई देता है तो हमेशा कौन सा फॉर्म लगाएंगे? V1 ही लगाएंगे। थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर लगाने की कोशिश मत करिएगा। इज एम आर आएगा, काम की बात आएगी तो बिफोर लगाएंगे, वॉज वर्ब के साथ में बिफोर लगाएंगे, हैजेवर्ड के साथ में V3 लगता है, ठीक है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है? V1 लगता है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी। अब यहाँ पे मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब का रोल क्या होता है? मेन वर्ब का रोल होता है काम, ठीक है। मेन वर्ब का रोल क्या होता है? काम। अब काम दो तरीके से होता है कि एक काम जो होता है वो लिविंग का काम होता है और एक जो काम होता है वो नॉन लिविंग का काम होता है, ठीक है। अगर आपसे आज के बाद से कोई पूछे कि भाई ठीक है मेन वर्ब किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देता है, जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं और उसके एक्सप्रेशन से बता सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से, एक्शन से, स्टाइल से बता सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या काम कर रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कैसे महसूस कर सकते हैं? किसी के एक्शन और स्टाइल से महसूस कर सकते हैं। अभी आप पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन क्या पढ़ाना शब्द आपको कहीं पे दिखाई दिया? अगर पढ़ाना शब्द दिखाई दिया तो पकड़ के बता दीजिए। आप भी तो पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पढ़ना शब्द कहीं पे दिखाई दिया तो आप पकड़ के दिखाइए। चलिए ठीक है, आप लिख भी तो रहे होइएगा, अगर कॉपी आपके पास में होगी तो क्या लिखना शब्द आपको दिखाई दिया? तो जवाब आएगा नहीं। अगर लिखना शब्द आपको दिखाई दिया तो आप पकड़ के दिखा दीजिए। इसका मतलब होता क्या है कि वर्ब्स कभी भी आपको दिखाई नहीं देता है, ना आप उसको देख सकते हैं, ना आप उसको छू सकते हैं, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। तो महसूस कैसे करिएगा? आप किसी के व्यक्ति के बॉडी के एक्शन से और उसके स्टाइल से ये पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे बॉडी लैंग्वेज से ये पता लगा सकते हैं, देखिए कि सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको अगर कोई व्यक्ति देखिएगा, अगर आप मोबाइल पे कॉपी कलम लेके बैठे होइएगा तो कोई भी व्यक्ति देख के कहेगा अरे भाई ये तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हो, सिर्फ मोबाइल देख रहे हो, लेकिन आपने कान में हेडफोन लगाया होगा तो कोई दूसरा व्यक्ति दिखे अरे कोई फिल्म देख रहा है या तो वो गाना वाना सुन रहा है, वो नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा भाई कॉपी कलम तो आपके पास में है नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कोई भी व्यक्ति आपके बॉडी के एक्शन और स्टाइल से पता लगा लेते हैं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। जहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई मेन वर्ब किसे कहते हैं, यानी कि काम क्या होता है। तो काम जो होता है वो चीज़ तो समझ में आ गई। अब काम दो तरीके का होता है, एक काम जो व्यक्ति खुद से करता है और एक काम जो व्यक्ति खुद ना करके दूसरे के ऊपर करता है। तो दूसरे के ऊपर कैसे करेगा? जो व्यक्ति निर्जीव, जो चीज़ निर्जीव होगा। जैसे आपने बोला कि रोड बनता है, कलम टूट जाती है, व्हाइट बोर्ड बिकता है, सब्जियां बिकती हैं, लाल कुर्सी बनती है, गेट बंद होता है। इस तरीके से जो भी चीज आप गेट खुद से तो बन जाए, गेट को आप खुद से बंद करना होगा, सब्जी खुद से बिकेगी नहीं, सब्जी को आप खुद बेचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं यहाँ पे ये समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे V1 लिखा है, तो मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। अगर आप बोल सकते हैं इस तरीके से भी कि एक बेसिक लेवल पे कि हिंदी शब्द, जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हो, ठीक है, और उस शब्द के अंत में ना लगा और उससे काम अगर समझ में आए तो वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे V1 लिखा था, V1 का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए V1 का यूज होता है, क्योंकि V1 जो होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। V2 हमेशा पास्ट के यूज होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है,
जैसे मैंने खाना खाया, मैं कल अमिताभ बच्चन से मिला, ठीक है, मैं कल पटना गया था, तो ये सब काम क्या है, पास्ट का है, तो यहाँ पे V3 का इस्तेमाल, V2 का इस्तेमाल करेंगे। और आपने कोई काम खत्म कर लिया है तो वहाँ पे हम V3 का इस्तेमाल करते हैं। कोई काम जारी है तो वहाँ पे बिफोर का, कोई काम जैसे आपने यहाँ पे बोला प्लूरल और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंगुलर, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। आप अगली वीडियो जो हमारी आएगी हम 1 बाय 1 करके आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब का पूरा एग्जाम्पल आपको बताएंगे, 2-3 एग्जाम्पल हर एक, जैसे इज आएगी या तो इज पे 2-3 एग्जाम्पल होगा, एम आ गया तो 2-3 एग्जाम्पल इस पे होगा, यानी 1 बाय 1 करके सब पे एग्जाम्पल्स होगा। और इसी की जो पूरी डिटेल वीडियो है वो हमारे कोर्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगली जो वीडियो हमारी आएगी सब पे 1 बाय 1 करके हम एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को भी समझेंगे 1 बाय 1 करके। अच्छी क्लास चलेगी, लंबी क्लास चलेगी, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी दिक्कत होगी कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और दिए गए नंबर पर कॉल करिए और फट से फट अपने सीट को रिजर्व करिए, क्योंकि कोर्स ऑलरेडी कल लॉन्च होने वाला है।